यूं तो सोना हमेशा से ही कीमती मेटल और एसेट रहा है दुनिया भर में, लेकिन शायद ही कभी इतिहास में सोने को लेकर इतनी मंथन हुई है जितनी कि आज हो रही है। सोने का शायद ही कभी ऐसा विश्लेषण हुआ हो जैसा कि स्टॉक मार्केट का होता है या ट्रेडिंग पैटर्न का होता है। लेकिन आज हर तरफ हो रहा है सोने की डिमांड और सप्लाई का विश्लेषण, ट्रेडिंग के पैटर्न का मूल्यांकन और सोने के टेक्निकल और फंडामेंटल चार्ट पर है हर किसी की नजर। हाँ, यह सच है कि टेक्निकल चार्ट पर सोना है आज एक ओवरबाउट जोन में, और इसलिए भी सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देखने पर कई विश्लेषक अभी निवेश करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। यह भी सच है कि सोने के कॉमेक्स और स्पॉट प्राइस में भी एक फर्क दिख रहा है, और रिटेल मार्केट में भी सोने की तत्काल डिलीवरी की एक समस्या बनी हुई है। लेकिन सोने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और डॉलर की मोनोपोली बनने के बाद शायद ही कभी इतना फेवरेबल मार्केट रहा हो जितना कि आज है। जिस क्रिप्टो करेंसी को सोने के पैरेलल प्लेस करने की बहुत कोशिश हुई थी, वो भी आज नहीं है टिक पा रहा सोने की चमक के आगे। आखिर वो क्या हैं फेवरेबल फैक्टर्स, और क्या हैं वो कैटलिस्ट और वो सपोर्ट जोन जो सोने को इस ऐतिहासिक प्राइस रैली के बाद भी बना रहे हैं अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फ्यूचर के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। सोने को लेकर यूं तो मैंने बैक टू बैक कई वीडियो बनाया है हाल के दिनों में, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सवाल आज इस पर ही पूछे जा रहे हैं। मेरे मेल बॉक्स में कई सवाल हैं, और सच कहूं तो कई सवाल इतने इंटरेस्टिंग हैं कि जवाब देने के लिए हर बार एक नया वीडियो बनाना ही पड़ता है। इतने सारे सवाल तो आजकल मुझसे रियल एस्टेट पर नहीं पूछे जा रहे हैं, जहां की मेरी सालों से एक पहचान बनी हुई है एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट की। और वो इसलिए भी है कि मैं शायद देश का अकेला ऐसा पत्रकार हूं जो बिल्डर्स के तमाम झूठे और बेबुनियाद केस मुकदमों को झेलते हुए भी प्रॉपर्टी मार्केट की काली दुनिया को एक्सपोज करता ही रहता हूं। बिल्डर्स के फ्रॉड और चीटिंग को पब्लिक डोमेन में लाने से मैं कभी नहीं डरा हूं। एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां की मीडिया तो है बस बिल्डर्स की एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पार्टनर, और रियल एस्टेट के पत्रकार तो आज बस कर रहे हैं बिल्डर्स का प्रॉक्सी पीआर। और इसलिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा सोने के बारे में पूछे जा रहे सवाल कई बार मुझे भी चौंका ही देते हैं। आज ऐसा ही एक सवाल था मेरे सामने कि जिस तरह से मैंने चांदी को लेकर वो सारे फैक्टर्स बताए हैं कि आखिर क्यों चांदी की अंतरराष्ट्रीय डिमांड अभी लगातार बढ़ती ही रहेगी, उसी तरह सोने को लेकर भी मुझे एक एक्सप्लेनर वीडियो में ये बताना चाहिए कि जो मैं इतना बुलिश हूं सोने के फ्यूचर प्राइस को लेकर, उसकी क्या वजह है, या फिर क्या क्या वजह है, क्या है वो सारे ही फैक्टर जो सोने को बनाए रखेंगे दुनिया का सबसे प्रेशियस असेट, और डॉलर से भी ज्यादा बनी रहेगी इसकी डिमांड। क्यों मैं ऐसा मानता हूं कि बिटकॉइन की नहीं है कोई इंट्रिंसिक वैल्यू सोने के सामने, क्यों है सोना इस कीमत पर भी अंडर वैल्यूड, और क्यों सोने का निवेश वो रिटर्न और वो सेफ्टी दे सकता है आम निवेशकों को जो कोई भी एसेट क्लास दे ही नहीं सकता है। इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सोना आज इतना अट्रैक्टिव क्यों हो गया है। क्या सोने की बढ़ती कीमत के पीछे सिर्फ एक हर्ड मेंटालिटी है, एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसकी वजह से लोग सोने की बढ़ती कीमत को देखकर टूट पड़े हैं सोना खरीदने में। यह भी समझने की कोशिश करेंगे हम कि सोने को लेकर जो एक डर है कि कहीं हम ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं हो रहे हैं और कहीं आगे धोखा तो नहीं मिलेगा, वो डर क्यों है? क्या ये डर महज हाल के दिनों में हुई थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है, या फिर इस डर की कहीं कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? क्या ये डर महज पैसों को खोने का मनोवैज्ञानिक डर है, या इसके पीछे है पुराने अनुभव भी? और इसके लिए हमें समझना होगा कि क्या सोने में कभी रिसेशन या मंदी आई है, और इसी एक सवाल से आपको यह जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर क्यों कई विश्लेषक सोने के इस प्राइस पॉइंट को, इस ओवरबाउट जोन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, यह सच है कि सोने में भी एक मंदी का दौर देखा जा चुका है, जो जनवरी 1980 से जून 1999 तक चला, जिसके दौरान सोने की कीमत $850 प्रति औंस के उच्चतम स्तर से गिरकर $253 प्रति औंस के निम्नतम स्तर पर आ गई। 1980 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद सोने में मंदी का जो दौर आया वो लगभग 20 वर्षों तक चला। इस अवधि में मजबूत आर्थिक विकास
और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच इंटरेस्ट रेट भी लगातार बढ़ते रहे, अमेरिकी फेडरल रिजर्व चीफ पॉल वॉलकर की आक्रामक ब्याज दर नीति ने, जिसे दुनिया आज वॉलकर शॉक के नाम से जानती है, उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इतना अट्रैक्टिव कर दिया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने स्वर्ण भंडार बेचना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत में भारी गिरावट आई। 2011 से 2015 तक सोने में मंदी का एक और दौर चला। अगस्त 2011 में चरम पर पहुंचे तेजी के दौर के बाद सोने में मंदी का दौर आया, जो लगातार 4 वर्षों तक चला और दिसंबर 2015 में समाप्त हुआ। यह गिरावट मजबूत होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होते अमेरिकी डॉलर के कारण हुई, जिससे वैकल्पिक निवेश के रूप में सोने का आकर्षण कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोने में मंदी कभी नहीं होती है, और यही वजह है आज सोने की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से डरने की। लेकिन क्या आपने ये नोट किया कि इस मंदी में जो कैटालिटिक फैक्टर, जो कारक तत्व थे, वो आज बिल्कुल विपरीत ही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत नहीं रह गई है, वहां पर एक सरकारी शटडाउन भी है। डॉलर का जो एक ग्लोबल वर्चस्व और डॉलर डोमिनेंस अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बनाया था, वो अब लगातार धराशायी होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उस तरह से कोई ट्रंप शॉक दुनिया को नहीं दे सकते, जैसे कि रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को लेकर एक निक्सन शॉक दे दिया था। आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व नहीं है इस हालत में कि कहीं कोई वॉलकर शॉक देकर डॉलर को मजबूत कर सके। अमेरिका पर बढ़ते कर्ज के बीच दुनिया अब एक अलग ही डायरेक्शन की तलाश में निकल पड़ी है। हालांकि ट्रंप ने अपनी तरफ से ट्रेड वॉर के बहाने अपना प्रभुत्व बनाने की असफल कोशिश जरूर की, लेकिन दुनिया अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की या फिर 1970s वाली दुनिया कहां रह गई है। इसी से यह सवाल उठता है, क्या है वो आज की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रियलिटी जो सोने को सबसे ज्यादा मजबूती दे रही है और इसे सबसे बेहतरीन असेट क्लास बना रही है। सबसे पहली वजह है बदलता वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर देश अब सेल्फ रिलायंट और सेफ्टी फर्स्ट के अप्रोच से चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर वाली नीतियों की वजह से ही है। इसकी शुरुआत तो 2022 से ही हो गई थी, जब रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हुए उसके फॉरेन असेट्स को फ्रीज किया गया था। यह शायद ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव की शुरुआत थी और इससे दुनिया भर के देश सतर्क हो गए थे। वहीं से हर देश ने अपने सेंट्रल बैंक द्वारा रिजर्व करेंसी में सोने को जमा करना शुरू कर दिया था। दूसरी वजह रही दुनिया भर के देशों का एक सेफ हेवन की तरफ झुकाव, जिसे पर कि कोई और देश जब्त न कर सके। तब से ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर की जगह बढ़ा रहे हैं अपना सोने का भंडार और फॉरेन असेट्स पर डिपेंडेंस लगातार कम करने लगे हैं सब। तीसरी वजह है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी और उसके साथ ही एक वैश्विक मंदी की आहट, जिसके लिए दुनिया के प्रमुख देशों में निपटने की तैयारी चल रही है और सोना इसमें उनका प्रमुख हथियार है। चौथी वजह है फिएट करेंसी पर से देशों का घटता विश्वास और साथ में डी डॉलराइजेशन, जहां सोने से बेटर ऑप्शन कुछ और है ही नहीं। पांचवी वजह है दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बढ़ती स्वीकार्यता, जहां लोग फिजिकल गोल्ड ना भी खरीदें, अगर स्टोर करने की समस्या हो तो भी गोल्ड खरीद सकते हैं। और गोल्ड रिजर्व के मामले में आज दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ का स्टॉक तीसरे नंबर पर है। छठी वजह है हाल के दिनों में ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का सोने के मुकाबले न टिक पाना। जिस क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में देशों के फाइनेंशियल सिस्टम के बियॉन्ड एक नए फाइनेंशियल सिस्टम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, वो हाल के फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के अपने पहले ही स्ट्रेस टेस्ट में फेल ही हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगे, ट्रंप अपनी ट्रेड वॉर की आक्रामक नीतियों से पीछे हटने लगे और डॉलर फिर से मजबूत होने लगे, तो क्या सोने का आज का सपोर्ट लेवल कम हो जाएगा? क्या सोने में मंदी का दौर ऐसे में वापस आ सकता है जबकि सोने की कीमत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है? ऐसा होने के चांसेस अब बहुत ही कम हैं और रशिया पर सैंक्शन से लेकर अभी तक के जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए दुनिया के हर देश के रिजर्व करेंसी में सोना अब एक अहम रोल निभाएगा ही। और अगर अमेरिका दोबारा अपनी बादशाहत नहीं बना पाता है पहले की ही तरह, तो यह भी तय है कि नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के बाद अब किसी और देश की वैसी मोनोपोली नहीं है बनने वाली। और इसलिए
वैश्विक अनिश्चितता के लंबे चलने वाले दौर में सोने का सपोर्ट लेवल आने वाले कई सालों तक बने रहने की उम्मीद है। 2025 की गोल्ड प्राइस रैली इतिहास की किसी और गोल्ड रैली से अलग है। वो इसलिए कि जब भी दूसरे असेट क्लास जैसे कि डॉलर और फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रेस आता है, तभी सोने की डिमांड में इजाफा होता है। लेकिन इस बार सोना डॉलर और फाइनेंशियल मार्केट के पैरेलल अपनी अलग चाल चल रहा है, एक नए उभरते वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा है। स्टॉक मार्केट के ग्रोथ से या डॉलर के मजबूत होने से गोल्ड का प्राइस तय नहीं हो रहा है। रशिया और चाइना गोल्ड का रिजर्व जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, ये आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ हेवन की दस्तक है। अभी शायद इसकी गूंज अभी बाकी है और इसलिए सोना इस समय सोने से भी ज्यादा चमक रहा है एक सेफ असेट के तौर पर। तो ये है मेरा आकलन सोने के फ्यूचर प्राइस को लेकर और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर। उम्मीद करता हूं कि सोने के सपोर्ट लेवल को लेकर मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।